चौकसी का एक परिचय तो यह है कि वो फ्यूजिटिव है, और दूसरा परिचय यह है कि वो दूसरा जो फ्यूजिटिव है नीरव मोदी उसका चाचा है। तीसरा ये कि उसने बहुत सारी ज्वेलरी की दुकान हिंदुस्तान में बड़े बड़े ब्रांड बनाए थे, गीतांजलि ज्वेलरी, और उसके प्रोडक्ट के अंदर, सोने के प्रोडक्ट के अंदर लाख वरीगई निकलती थी और जिसको वो सोना कहकर बेचता था। इस तरह के तमाम घोटाले करने के बाद, बैंकों को चूना लगाने के बाद वो भाग गया था। ये आदमी भागने से पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये नाम आपको लग रहा होगा आजकल बहुत ज़्यादा विवादों में है, जब से कोरोना आया है, जब से बिल गेट और दूसरी चीज़ों की बात हो रही है, क्योंकि जो एक इवेंट 201 करके एक इवेंट हुआ था जिसमें ये तय किया जा रहा था, इस पे बातचीत हो रही थी कि भविष्य में अगर कोई बड़ी महामारी आती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा, और उसके आधार पर, और उसमें एक 3 स्टेक होल्डर थे जिनमें से एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम था। उस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के स्टेज पर, मंच पर बहरहाल 7,000 करोड़ रुपए लेकर मेहुल चोकसी साहब निकल गए थे, और उसके बाद में पता चला कि उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ दी है और एंटीगुआ बारबुडा की नागरिकता ले ली है। हमको ये बताया गया कि ये एक ऐसा ही देश है जो किसी भी तरह के आदमी को इन्वेस्टमेंट प्लान के अंतर्गत अपने यहाँ नागरिकता दे देता, अपराधियों को भी नागरिकता दे देता है। यहां तक कि जब टोक्यो में G20 समिट हुआ तो वहां पे जाके हमारी देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बाकायदा बोला कि उन्होंने ऐसे देशों को रोकना चाहिए जो इस तरह की नागरिकताएं देते हैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत कि इन्वेस्ट करो तो आओ हमारे यहाँ के नागरिक बन जाओ। इस बयान के खिलाफ एंटीगुआ बारबाडोस जो देश है जिसकी उन्होंने नागरिकता ली, उसने सख्त ऐतराज जताया। उसने ये कहा कि हमारे को बदनाम किया जा रहा है, हमने ऐसी कोई नागरिकता नहीं दी है, और जो नागरिकता दी गई है उसके लिए बाकायदा इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस के माध्यम से भारत सरकार से एनओसी ली गई। भारत सरकार ने इस भगोड़े आदमी को, जो इतना पैसा लेकर भागा है, जिसके बारे में हर अखबार में छप चुका है कि वो भागा है, सरकार कह रही है वो भागा है, लेकिन जो लिख के दिया उसका मतलब है कि शायद इन्होंने भगाया। सरकार ने लिख के दिया कि उसके ऊपर कोई आपराधिक मामला नहीं है और किसी मामले में, मुकदमे में उसकी तलाश नहीं है, ये किसी और को नहीं, इंटरपोल को लिख के दिया जो इंटरनेशनल पुलिस है। अगर एक देश के अपराधी को दूसरे देश में पकड़ना है तो, और या सर्च करना है पूरी दुनिया में, तो इंटरपोल जो है उस काम में मदद करती है। सिर्फ इंटरपोल ही नहीं, लिखित में नियमित रूप से सही फॉर्मेट पर उचित माध्यम से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वहाँ के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हमारी सरकार ने उनको ये इजाज़त दी। और अचरज होगा आपको कि जो देश है उसके प्रधानमंत्री ने भारत के विदाई समारोह में अपने भाषण में बाकायदा ये आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि आपकी वित्त मंत्री को ये सब नहीं कहना चाहिए था, हम उम्मीद करते हैं वो अपना बयान वापस ले लेंगी। वहाँ के विदेश मंत्री ने भी यही कहा, और वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमने कोई भी नागरिकता गलत तरीके से नहीं दी है, हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। यहां तक मामला ठीक था, लेकिन जब आप इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इस पर रिसर्च करते हैं, हमारे जैसे लोग, भाई मेरा भी मन करेगा कि जानकारी क्या है, तो पता चला कि जो वहां के अखबार हैं वही पढ़ोगे ना आप। तो जो एंटीगुआ ऑब्जर्वर है जिसमें ये सारी खबरें छपी थीं, जब मैंने उसकी वेबसाइट पर जाकर देखा तो वो वेबसाइट भारत में ब्लॉक कर दी गई है, यानी वहाँ के अखबार की जो खबरें हैं वो भारत में कोई पढ़ ना सके, इसलिए उसको ब्लॉक कर दिया, यानी चोर हमारा पकड़ा ना जाए, इसलिए उसको ब्लॉक कर दिया गया, ऐसा मुझे लगता है। अब अगर वो भारत में नहीं देखी जा सकती वेबसाइट तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि बड़ा खराब देश है, उसने नागरिकता दे दी, जबकि हुआ ये है कि हमने इस फ्यूजिटिव को, इस अपराधी को जो 7,000 करोड़ रुपए का चूना लगाकर देश से भागा था, इसको बाकायदा हमारी सरकार ने लिखित में क्लीन चिट दी कि आप इसको नागरिकता दे सकते हो। उसने भारत का पासपोर्ट सरेंडर किया और उनका पासपोर्ट लिया। ये रिकॉर्ड पे है जो वहाँ के मीडिया में लगातार छप रहा है, जिस मीडिया को यहाँ ब्लॉक कर दिया गया। मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ जिस पे आप देख सकते हैं। इस वेबसाइट को अगर आपको एक्सेस करना है तो उसका भी एक तरीका है।
आजकल वीपीएन बहुत सारे आते हैं, मैंने भी एक वीपीएन का इस्तेमाल किया। उसके ज़रिए अमेरिका से रूट करके जब इस वेबसाइट को एक्सेस किया तो ये झट से खुल गई, और जब ये खुल गई तो ये सारी की सारी खबरें, स्क्रीनशॉट जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये वहाँ पे पाए गए। अब सवाल इस बात का है कि भाई यहाँ कौन चोर है, कौन चोर है? यहाँ तो सारे ही चौकीदार हैं। फिर ये इस व्यक्ति को क्लीन चिट किसने और कैसे दी? लोग कहते हैं कि साहब, अब ये लॉजिक आता है, जब ये तो राजनीतिक लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। पुराने वाले कहते हैं कि ये इन्होंने भगा दिया, और ये कहते हैं कि साहब उन्होंने कर्जा दिया था, भाग गए तो हम क्या करें। लेकिन अब तो समझ में आ रहा है कि भगाया इन्होंने, रिकॉर्ड पे है, कागज में है। वहाँ के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री बयान दे रहे हैं, रजिस्टर करा रहे हैं अपना बयान आपके उसके सामने, राज्यपाल के सामने, माफ़ कीजिएगा, इसके आपके हाई कमिश्नर के सामने। और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड में हैं, और उसको भारत के लोगों तक पहुंच ना जाए इसलिए वहाँ की वेबसाइट में सिक्योरिटी कोड लगा के उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, ताकि वो हम तक पहुंच ना सके। ये अखबार की वेबसाइट है, कोई ऐसी चोर भड़िया की वेबसाइट तो है नहीं। एक अखबार की वेबसाइट है, एक प्रॉपर अखबार है, वहाँ का बड़ा अखबार है। उसकी आप ऑब्जर्वर की साइट को कैसे रोक सकते हो भारत आने से? लेकिन आपने रोक दिया। इन सारी चीज़ों से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। लोग भागे नहीं हैं, भगाए गए हैं, और जो भगाए गए हैं उनके बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस दिखाई दे रहे हैं जो बहुत सारे हमारे देश के नेताओं के साथ मिल रहे हैं। उनकी बहुत सारी कॉमन गतिविधियां हैं, कॉमन चीज़ें हैं, इसलिए कुछ भी हो सकता है। मैं ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं कहूँगा कि कुछ कहें तो सबूत के साथ कहें, जितना बोला सबूत के साथ बोला। बाकी मेरा अनुमान है जिसके आधार पर मुझे लग रहा है कि जानबूझ के इन्होंने भगाया है, वरना ये इंटरपोल को और उनको लिख के क्लीन चिट ना देते और वहाँ की खबर यहाँ तक ना पहुँच जाए, इसलिए कोई वेबसाइट भी ब्लॉक नहीं की जाती। ये तो हुई मेहुल चौकसी के भागने की कहानी। लेकिन अब आप एक बात और सोचिए कि वो आदमी 7,000 करोड़ रुपये लेके भागा है। हमारे यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो हमारे राजनीतिक दल हैं, बड़े बड़े पार्टियाँ हैं, उनको अगर वो 7,000 करोड़ में से 700 करोड़ दे देता है तो क्या होगा? आप कभी ज़िंदगी में पता नहीं कर पाएंगे कि इन पार्टियों को 700 करोड़ रुपए उसने दिए कि नहीं दिए, क्योंकि अब देश में ऐसे बदलाव कर दिए गए हैं कि राजनीतिक पार्टी का जो चंदा है वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहा है, और इसमें सब पार्टियां शामिल है। एक पार्टी दूसरे का कुछ नहीं बोलती, दूसरा पहले का कुछ नहीं बोलती, और बोल भी नहीं सकती। जब ये कानून बना दिया गया कि राजनीतिक चंदे जो हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे, तो आप सोचिए, जेटली साहब तो कानून बना के चले गए। मेहुल चौकसी ने अगर 700 करोड़ रुपए बीजेपी को दे दिए, 200 करोड़ रुपए अगर कांग्रेस को दे दिए, और पार्टियों को भी 50-50 करोड़ रुपए दे दिए, तो देश का सिस्टम तो बिक गया। और नहीं बिका है तो उस आदमी को पहले तो इतने सारे लोन मिल कैसे गए, और दूसरा वो लेके भाग कैसे गया, और भाग गया तो पकड़ा क्यों नहीं गया, और पकड़ा नहीं गया तो उसको क्लीन चिट क्यों दे दी गई, ताकि वो भारत की नागरिकता भी सरेंडर करके दूसरे देश का नागरिक बन सके। इतने बड़े बड़े अपराधियों के मामले में सरकार की आपराधिक लापरवाही का ये नमूना है, जिससे आप समझ सकते हैं कि इस देश में किस तरह के घोटाले और घपले होते हैं। आप पता कर सकते हैं कि कितना आसान है, अगर आपके पास पैसे हैं तो कोई भी काम करना। इस मुल्क में करप्शन का जो स्तर है, जिस लेवल तक करप्शन है, और उसमें अगर ये भाग जाते हैं और क्लीन चिट मिलती है, और अगर कोई ये कहता है कि ये अपने आप हो गया होगा बगैर किसी घोटाले के, तो ये तो भगवान भी कहें तो मैं नहीं मानूंगा। मुझे नहीं लगता आप में से भी कोई